ने जो अभी दिया था विनायक, तुमने वो किया है एनालिसिस? और किस पे किया मुझे एक बार बताना। मैंने एक्मे सोलर पे किया था। हाँ, एक्मे सोलर पे किया है, तो क्या समझा एक बार प्रेजेंट करोगे अपना एनालिसिस? तुमने अगर कुछ लिखा है या कुछ भी पीपीटी बनाया या ओरली करना है, जैसे भी करना है। लाइक ओरली बेटर रहेगा क्योंकि मैंने बहुत एंड टाइम पे करा चीजें। ओके ओके, चलेगा। यस, बोलो। सो लाइक एक्मे सोलर एक कंपनी है जो विच इज एंगेज इन रिन्यूएबल एनर्जी, मेनली सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी। ओके, सो इट वाज फाउंडेड इन 2015 ओके। और ये कंपनी है वो ईपीसी भी करती है। ईपीसी मतलब खुद ही इंजीनियरिंग करती है, खुद ही प्रोक्यूरमेंट करती है रिसोर्सेज को, और खुद ही कंस्ट्रक्ट करती है। तो इस कंपनी का एक ये प्लस पॉइंट है कि खुद ही चीजें बिल्कुल ग्राउंड लेवल से दो करती है। सेकंड से, दो हाँ सेकंड। हाँ बोलो। ठीक है, सब लोग है ना, इसने जो भी ये बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो, और फिर उसके बाद मैं जो पॉइंट्स बोलता हूँ वो भी सुनना कि क्या क्या चीजें हैं जो इसने एडिशनल मेंशन किया, और क्या क्या चीजें जो और मेंशन हो सकती थी। ठीक है, तो इससे पता चलेगा। और मैंने ये एक्टिविटी दिया था, अगर किसी ने मैसेज पढ़ा था तो ठीक है। मैंने बोला था कि दो कंपनीज के बारे में बोला था, एक्मे सोलर एंड योर सेजिलिटी इंडिया। ठीक है, ये दो कंपनीज रिसेंटली लिस्ट हुई है। एक्मे सोलर आज लिस्ट हुई है, सेजिलिटी कल लिस्ट हुई है। तो इन्होंने आरएचपी कंपनी कभी भी लिस्ट होने के पहले अपना आरएचपी इशू करती है। ठीक है, तो आरएचपी मैंने पढ़ने के लिए बोला था, और एक आरएचपी भी अराउंड 500,000 पेजेस का होता है। ठीक है, उसमें कंपनी अपने आईपीओ लाने के पहले सब अपना डिटेल्स देते हैं कि हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, हमारे फाइनेंशियल्स क्या है, हमारा आगे का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, हमारा कितना कैपेसिटी है। ठीक है, तो जितना एनुअल रिपोर्ट में पढ़ रहे हो ना, उससे ज्यादा एक आरएचपी में रहता है। उसमें वो खुद ही बता देगा कि हमारे रिस्क वगैरह भी क्या है, अगर आप हमारे आईपीओ में लगा रहे हो तो क्या रिस्क है ये आईपीओ में लगाने से। ठीक है, तो ये सब चीजें मेंशन होती है। हाँ विनय, कंटिन्यू। हाँ, तो ये जो कंपनी है इसका मेन फोकस है, मतलब ये एक्चुअली अभी भी बहुत लीडर है अपने मार्केट में। इट इज लाइक वन ऑफ द टॉप 10 कंपनीज विद अ गुड अमाउंट ऑफ कैपेसिटी इन रिन्यूएबल एनर्जी। इसके पास अभी 1300 मेगावाट के आसपास का कैपेसिटी है। और जो इसका प्रोजेक्ट है, जो इसके पास लाइक जो आईपीओ फाइलिंग की डेट है, आरएचपी फाइलिंग की डेट है, उस टाइम तक इनके पास 4980 समथिंग इनके पास अंडर द पाइपलाइन था। बट रिसेंटली मैंने उनकी एक मैनेजमेंट कमेंट्री सुनी 4-5 दिन पहले ही। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास जैसे अभी 1340 या फिर जो 1500 जो भी है मेगावाट की कैपेसिटी, वो हम 1500 और कंप्लीट कर चुके हैं। तो इनके पास जो कैपेसिटी वो 3600 के आसपास हो चुकी है करंटली आफ्टर फाइलिंग द आरएचपी। फिर अगर इनकी मार्केट पोजीशनिंग देखोगे तो इट इज लाइक वन ऑफ द टॉप 10 कंपनीज इन द करंट रिन्यूएबल एनर्जी। और फिर इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल्स, तो अगर इसके फाइनेंशियल हम नंबर्स देखें, जस्ट अ मोमेंट लेट मी टेल यू द एक्चुअल फिगर्स। अप्रॉक्स भी दिया तो चल जाएगा। हाँ, मैं अप्रॉक्स दे रहा हूँ एक्चुअली, वो फिगर्स देखने पड़ेंगे। जस्ट अ मिनट प्लीज। सिंस ये एक लाइक रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी है, तो जो इस टाइप की कंपनीज होती है ये टोटली या फिर मोस्टली डिपेंड होती है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे रेदर देन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स, अनटिल अनलेस वो बहुत ही बड़ी कंपनी हो और वो बहुत डाइवर्सिफाइड हो। तो जनरली जो इस टाइप की कंपनीज होती है वो गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है ऑन इट्स रेवेन्यूज। तो इस कंपनी के अगर हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो 2022 में इसके रेवेन्यू थे 11,000 करोड़ के आसपास के, 2023 में थे 12,000 करोड़ के आसपास, और 2024 में थे 13,500 करोड़ के, नहीं सॉरी रेवेन्यू थे 1500 करोड़ के आसपास इन 2022। देन रेवेन्यू 2023 में हुए 1300 कुछ करोड़ के आसपास, मतलब देयर इज अ सिग्निफिकेंट डाउनफॉल इन द रेवेन्यू 10 to 15% का। देन 7% रेवेन्यू बढ़े इसके 2024 में विच इज 1466 करोड़। तो सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा रेवेन्यू में फ्लक्चुएशन है। बट इफ यू कम टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, the profit in 2022 was 62 crores. In 23, it was loss making for 3 crores. And in 2024, it was 697 crores profit after tax. तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से जो फ्लक्चुएशन देख रहे हो वो इट इज ड्यू टू डेट। इन्होंने डेट रीपेमेंट कुछ ना कुछ किया है जिसकी वजह से वहाँ उनकी सेविंग्स हुई, और ये 650-700 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है इनका। 1 सेकंड, मैं इधर एक बार पॉज करूंगा। 697 करोड़ प्रॉफिट तुम बोल रहे हो कि -3 से 697 करोड़ हो गया ड्यू टू रीपेमेंट ऑफ डेट? या ड्यू टू सम इंटरनल रीपेमेंट ऑफ डेट। जो रीपेमेंट ऑफ डेट से 700 करोड़ से मेरा प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा?
Interest actually, interest So you component. are saying कि company saved 700 crores का interest basically. I have not studied that much in detail in RHP, but हाँ. So if you are saying कि yeah, company saved 700 crores in interest, इसका मतलब कंपनी पे अराउंड 10,000 crores का डेट होना चाहिए. ठीक है, लेट्स से कि 7% का इंटरेस्ट रेट ये पे कर रहे होंगे क्योंकि इनको कंपैरेटिवली लोअर प्राइसेस पे, लोअर रेट्स पे ये मिलता है लोन, क्योंकि ये लेते हैं पीएफसी से, आईरेडा से, ठीक है, जो स्पेसिफिकली पावर फाइनेंसिंग करते हैं. ठीक है, तो इनको कंपैरेटिवली लोअर रेट्स पे लोन मिलता है. ठीक है, तो कंटिन्यू, मैं आगे बताता हूँ. यस, सॉरी. हाँ, इसके रिगार्डिंग एक्चुअली मैंने बहुत डिटेल नहीं चाहिए, तो इट मे बी रॉन्ग, Yes. दिस डिटेल मे बी रॉन्ग. और फिर जो रेवेन्यू इंक्रीज है वो 7.5% का हुआ है, which is not very attractive as compared to its peers. Yeah. Then come to the point. एक second, just a minute. Then if we talk about the valuations, the valuation wala part, its valuation is very moderate, not very lucrative, not very less. So it's like valuation is very moderate. क्या है valuation? Valuations is around, if we talk about P ratio, Yes. P multiple आ रहा है इसका around 300 something का P multiple आ रहा है. अगर अपन पिछले ईयर के नंबर्स की बात करें, क्योंकि अगर क्वार्टर की बात करेंगे तो जो रिसेंट क्वार्टर है, यस, एक सेकंड मैं आपको फिगर ही बताता हूँ, मैंने जो लिखे हैं फिगर्स इसके रिगार्डिंग. एक्चुअली ये ना अभी बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, मैं थोड़ा स्किप हो गया यहाँ से, बट मैंने ये स्टार्ट किया है तो मैं इसको एंड करना चाहता हूँ. तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, यानी मैं इतना इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा ना ये कंपनी के बारे में कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे सब भी देखा जा सकता है कंपनी में. चलो कंटिन्यू कर, सॉरी. हाँ, if we talk about the figures, हाँ, so the PE is around 333 के आसपास PE है as compared to its peers. उसके peers, for example, if we talk about Adani Green, which has like stabilized revenue, क्योंकि उनका काफी ज्यादा मार्केट कैप हो चुका है अब, तो उनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट दिखने लगे हैं आफ्टर देयर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट पास्ट 10 years. तो उनका अराउंड 170x का आ रहा है PE. बट ये जो PE है ये एक्चुअली लास्ट क्वार्टर से कंपेयर हो रहा है, तो ये काफी कम होगा. जैसे नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा ना, तो इट विल बी सिग्निफिकेंटली लेस एज कंपेयर टू जो अभी मेंशन हो रहा है. रीजन अर्निंग्स का रीजन एक्चुअली, अगर आप पूरे साल भर का देखते हो PE, नहीं देखो, जब क्वार्टर का पी रहता है ना, मैं इधर ही करेक्ट कर लेता हूँ. ठीक है, जब क्वार्टर का पी रहता है ना, तो ऐसा नहीं रहता है कि वो सिर्फ एक क्वार्टर का अर्निंग्स उसमें कंसीडर कर रहे हैं. तो व्हाट हैपेंस कि जब आपको दिया रहता है कि दिस इज फाइनेंशियल ईयर 25 पी, तो व्हाट हैपेंस इज दे मल्टीप्लाई बाय क्वार्टर का अर्निंग्स. समझो अभी दिस ईयर का क्वार्टर का अर्निंग्स था 1.5 करोड़ के आसपास अप्रॉक्स फिगर. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज 1.5 into 4 कर देंगे 6 करोड़, एंड दे विल लाइक अब उसका मार्केट कैप था अराउंड 17,000 crores. So what we will do is 17,000 crores divided by 6 crores. So they will calculate the P by multiplying the quarter वन का अर्निंग्स into 4. ऐसा नहीं कि सिर्फ वो क्वार्टर वन के अर्निंग्स ही डिवाइड कर देंगे. ठीक है, सो वो मल्टीप्लाई किया जाता है. अच्छा, ओके, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. Then if we talk about, we have talked about like कि उनके पास कैपेसिटी कितनी है, तो इट्स 1300 मेगावाट और 1.3 गीगावाट. और जो उनके कंपेटिटर्स है लाइक अडानी ग्रीन, इट हैज लाइक approx 11 gigawatts, like 11,000 megawatts. So it's like 10x. Yes. Then if we talk about Reliance New Power or Reliance Power, whatever you say, so it has 8,300 megawatt का capacity. Yes. तो ये कंपनी काफी अभी स्लो पीछे है, बट एज फार एज ग्रोथ पर्सपेक्टिव ग्रोथ हो सकती है एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स. देन ये इसका जो अपन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पाइपलाइन, तो उसके पास अराउंड 15 to 2,000 crores आफ्टर आरएचपी पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स है इनके. और ये वाला फैक्टर मैं मेंशन करना चाहूंगा, द एवरेज calization factor CUF, which is 26.99%, and the average grid availability, which is 90.46%. मतलब कि जैसे ग्रिड अवेलेबिलिटी मतलब जितना यूज आ रहा है जो पावर की जो इन्होंने लगा रखे पैनल्स, yes.
तो जो एवरेज अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रिड है वो हाईएस्ट गई है 99.46% पे, ओके, विच इज रिलेटिवली गुड। और इनका लो डाउन टाइम है, जितना भी इनके पैनल्स लगे हुए हैं तो इनका काफी कम डाउन टाइम है, मतलब काफी टाइम, मतलब Yes. काफी लो फेलियर रेट है ऐसा। Yes. देन वही उसका कंसिस्टेंट रेवेन्यू पीपीए से आता है, विच इज परचेज पावर एग्रीमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स। The company is highly levered actually, 3.9 का कुछ इसका Yes. debt to equity है, हाँ. which is comparatively high Yeah. as compared to current financials. And ये company, ये जो industry है, ये totally depend होती है जो competitive environment है या फिर जो government policies है, इनसे सबसे ज्यादा इन industries को फर्क पड़ता है। Yes. जैसे मान लीजिए जो इस क्या बोलते हैं, इस बजट में गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, तो इनकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अदरवाइज इफ गवर्नमेंट इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, तो इन इंडस्ट्रीज के ऊपर काफी फर्क पड़ता है। देन हम थोड़ा सा कंक्लूजन वाला पार्ट पे जाना चाहेंगे। तो द वैल्यूएशंस आर फेयर, मतलब moderate, not very lucrative, not very not very bad. The financial are currently very unstable, but अगर ये कंपनी अपना डेट, जैसे इनका जो पर्सपेक्टिव है, they are raising 2900 crores, तो उसमें से 550 करोड़ का इस OFS offer for sale, and जो remaining portion है around 24 crores का या 23 crores का, it is like they are utilizing in पेइंग ऑफ द डेट्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जो OFS भी है वो भी, ये जो प्रमोटर है वो नहीं सेल कर रहे हैं, इनकी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मतलब जिन्होंने इनमें इन्वेस्टमेंट किया था स्टार्टिंग में, वो विड्रॉ कर रही है क्योंकि उनको कोई प्लांट लगाना है, अमोनियम बेस्ड कोई प्लांट लगाना है। तो दैट्स व्हाई दे आर विड्रॉइंग देयर मनी, अदरवाइज प्रमोटर्स आर नॉट सेलिंग देयर स्टेक्स। एंड जो ये 2900 करोड़ का मैंने कहा, तो इसमें अराउंड 500 to 600 करोड़ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आने वाले हैं। Yes. और जो 1800 करोड़ के आसपास है, they are gonna pay the debts. So this will significantly improve the profitability of the company, क्योंकि इंटरेस्ट कम जाएगा तो डेफिनेटली आप EPS से फर्क देखोगे उसका। Yes. एंड ये लाइक जैसे आपने कहा था कि आपका क्या पर्सपेक्टिव, आप इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे, तो बेसिकली अभी लाइक मार्केट सेंटिमेंट्स आर नॉट वेरी और आल्सो नॉट वेरी गुड। Yes. बट अगर इसको लाइक एक लंबे आउटलुक के लिए देखा जाए, सिंस ये कंपनी डिपेंड करती है गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है, गवर्नमेंट कितने इनको कॉन्ट्रैक्ट्स देती है, और ये इनके रेवेन्यू काफी स्टेबलाइज्ड होते हैं, मतलब यू कैन प्रेडिक्ट नेक्स्ट क्वार्टर कि इतना प्रॉफिट आने वाला है, इतना नहीं आने वाला है। Yes. तो या आई शुड लाइक गो फॉर लॉन्ग टर्म, बट नॉट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म बहुत पर्सपेक्टिव रहेगा for 5 to 7 years, otherwise I will like just ignore this IPO. Okay, so अब मैं अपना एनालिसिस बताता हूँ और फिर देखते हैं कि पर्सपेक्टिव में कुछ चेंजेस लगते हैं क्या। ठीक है, उसके पहले एक जस्ट बेसिक क्वेश्चन कि एक नॉर्मल पी रेशियो वैसे क्या लगता है कि क्या होना चाहिए एक कंपनी का रीजनेबल? Depends upon industry. हाँ, डिपेंड्स अपॉन इंडस्ट्री, दैट इज द फर्स्ट थिंग। बट स्टिल अगर मैं बोलूँ कि ठीक है, एक लेट्स से रिन्यूएबल एनर्जी का ही ले लो, तो एक क्या लगता है कि एक डिसेंट पी क्या होना चाहिए? Maybe like close to 80 to 100 in the range, क्योंकि सारी जितनी peers है वो 80 to 100 में लाई कर रही है। ओके, यस, ठीक है, वी कैन से कि 80 to 100 का पी होना चाहिए फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, बट अगर मैं अभी आपको बताऊं कि अगर इसका फाइनेंशियल ईयर 24 का अगर अर्निंग्स देख के अगर आप पी कैलकुलेट करोगे तो पता है पी कितना आएगा? जस्ट 21.63 का। ल्यूक्रेटिव लग रहा है? यस। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 25 का Q1 के प्रॉफिट को अगर मैं उसको एनालाइज करूँ, ठीक है, क्वार्टर का 1.5 है तो एनालाइज कर दूंगा तो 6 करोड़ आ जाएगा। हाँ, ठीक है, अब वो पी क्या हो जाएगा पता है? 3147। या ठीक है, सो 24 का पी मेरे को अर्निंग से मेरे को पी लग रहा है कि 21.63 है, और 25 को अगर मैं एनुअलाइज करूँ तो मेरे को लग रहा है पी 3147 है, जबकि ये दोनों पी मिसलीडिंग है। ठीक है,
मैं विल टेल कि क्यों ये पी मिसलीडिंग है। देखो जैसे तुमने बोला कि लेट्स से फॉर रिन्यूएबल एनर्जी 80 to 100 का पी इज ओके, ठीक है। बट मैं अगर बोलूँ ना कि तुम रिन्यूएबल इंडस्ट्री को पी के बेसिस पे वैल्यू करोगे तो गलती यानी तुमको हमेशा हाई लगेगा, ठीक है। अगर तुम नॉर्मल इंडस्ट्रीज देखोगे तो नॉर्मली कंपनी ट्रेड एट 20-30 का वैल्यूएशन, ठीक है। मैनी कंपनी ट्रेड बिलो 10 का पी वैल्यूएशन ऑल्सो। व्हाट इज पी? बेसिकली प्राइस अपॉन अर्निंग्स, कि व्हाट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, यानी हाउ मच टाइम्स मनी यू आर पेइंग फॉर सो दैट द कंपनी कैन अर्न 1 रुपी, ठीक है। इफ आई एम सेइंग कि कंपनी का पी इज 80, that means कि I am paying 80 rupees for the share so that one share can earn 1 rupee of profit, ठीक है। That's the simple logic of P ratio, ठीक है। If you will see अगर P ratio देखोगे, अगर PFC वगैरह का जाके, PFC is nothing but पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो इन सब फाइनेंस योर पावर कंपनीज को लेंड करती है, तो उसका P you will find around 7, ठीक है। कितना कम लग रहा है 7 का P, बट ठीक है वो इंडस्ट्री वैसी है, उनमें पीस लो रहते हैं। बट अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी की अगर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो इसमें पीस जनरली हाई रहेंगे। और देखो इसमें इशू क्या है ना, अगर तुम पी के बेसिस पे इसको वैल्यू कर रहे हो तो तुम बहुत मिसजज कर दोगे कभी कभार, क्योंकि क्या होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में योर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वेरी हाई, ठीक है। अगर इनके प्रोजेक्ट कॉस्ट देखोगे दे आर इन थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स, ठीक है। तो छोटे मोटे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं रहते इनके। तो जब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इतने ज्यादा रहते हैं तो इनके डेप्रिसिएशन भी बहुत हाई रहेंगे, है कि नहीं? डेप्रिसिएशन बहुत हायर रहेगा, बट डेप्रिसिएशन एक तरह से नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। एक्चुअल मनी तो जा नहीं रहा है। सेकंड, इनके जो भी कैपेक्स होते हैं, अगर तुम इनका आरएसपी पढ़ोगे या इनका मैनेजमेंट कमेंट्री सुनोगे तो व्हाट दे डू इज कि अगर कोई भी 1000 करोड़ का लेट से कैपेक्स करना है तो दे डू 75% डेट, 25% इक्विटी। इट मींस 750 crores विल कम फ्रॉम डेट, 250 crores विल कम फ्रॉम इक्विटी। 20 crores डेट से आ रहा है तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बहुत हाई रहेगा। तो वन, उसका डेप्रिसिएशन बहुत हाई रहेगा, सेकंड उसका इंटरेस्ट बहुत हाई रहेगा। तो अगर तुम डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस को अगर प्रॉफिट में से लेस कर दोगे, जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है, तो तुम्हें हमेशा लगेगा कि कंपनी बहुत हाईली ओवर वैल्यूड है। बट देयर आर मल्टीपल वैल्यूएशन क्या बोलते हैं हम, टेक्निक्स विच यू कैन यूज, लाइक यू कैन यूज योर एबिडा वैल्यूएशन, एबिडा मल्टीपल इन दिस केस, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस इज लाइक you have taken debt but you can also take equity. There is a choice that you can take equity also to fund or equity or internal accruals, ठीक है। you can choose internal accruals to fund your projects, ठीक है। बट अभी कंपनीज के पास सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उसको डेट लेना ही पड़ता है, ठीक है। और इस इंडस्ट्री में नेट प्रॉफिट लेवल पे इतना जल्दी कोई प्रॉफिटेबल होगा भी नहीं, ठीक है। इट टेक्स इयर्स सो दैट दे कैन बिकम नेट प्रॉफिटेबल। बट अगर अब तुम देखोगे कि फाइनेंशियल ईयर 24 का मैं क्यों बोल रहा हूँ कि उसका पी जो है वो मिसजज कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, तो देखो अभी मैं बोलूंगा कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत थी, बट दिस वाज द इन्फॉर्मेशन दैट, लाइक अगर मैं कोई भी वेबसाइट खोलूंगा कि आईपीओ एनालिसिस करना है, जैसे चित्तौड़गढ़ करके वेबसाइट है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है, ठीक है, जो आईपीओ के ऐसा ब्रीफ एनालिसिस डालती है। तो यहाँ पे भी तुमको इसमें से 50-60% जो तुमने बोला वो मिल जाएगा, ठीक है। 20-25% चीजें थी जो तुमको इसमें नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे एडिशनल पॉइंट्स थे, जैसे तुमने एफिशिएंसी वगैरह की बात किया, और ये सब मैनेजमेंट कमेंट्री में भी हो सकता है कि मिले, ठीक है। तो एक आरएचपी ऐसी चीज है और एक मैनेजमेंट कमेंट्री, कभी भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो उसके जो मैनेजमेंट रहता है वो मैनेजमेंट आता है पब्लिकली टीवी वगैरह पे, बिजनेस शोज पे, जैसे जी बिजनेस पे आ जाएगा, सीएनबीसी पे आ जाएगा, ईटी मनी पे आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस चैनल्स हैं जिन पे ये आते हैं और अपना कमेंट्री देते हैं, यानी वो एंकर्स विल आस्क देम क्वेश्चंस एंड दे विल टेल अबाउट द कंपनी, व्हाट आर देयर फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अभी उनका क्या है प्रेजेंट में प्रॉफिट्स वाला, तो वो सब डिटेल्स देते हैं। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलती है जो हो सकता है आरएचपी में भी मेंशन नहीं हो, ठीक है। बट आरएचपी इज द ओशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, अबाउट द कंपनी। तो अगर आरएचपी अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे ना तो इसमें क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 24 का पैट दिख रहा है मेरे को 698 करोड़, बट अगर मैं बताऊं ना तो देयर वाज एन एक्सेप्शनल गेन ऑफ 750 करोड़, ठीक है। जो मैं बोल रहा था ना कि हम हमेशा चले जाते हैं पैट पे, मैं ये पॉइंट से इधर आ गया था, ये 1370 करोड़ की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ से मैं वो मेरे को ये बात याद आ गई, ठीक है, एक्मे सोलर की। सो ये सब चीजें होती है जो एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं जो हम बहुत सी बार इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। उसको 750 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन था जो आया था, उसने एक अपना ऑपरेशनल कैपेसिटी बेचा था, ठीक है। जैसे अभी तुमने बोला कि उसका 1600 समथिंग मेगावाट का कैपेसिटी है, तो उसका पहले अर्लियर कुछ 2300 या कुछ 2500 था, मुझे एग्जैक्ट अभी वो नंबर याद नहीं है। तो उसमें से उसने कुछ पार्ट
ऑफ ऑपरेशनल कैपेसिटी किसी और को बेच दिया था और उससे उसको 750 करोड़ का अराउंड कुछ गेन हुआ था। तो उसके वजह से उसको 697 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा था। अगर तुम एक्सेप्शनल गेन हटा दोगे तो कंपनी लास्ट ईयर भी लॉस में थी अराउंड 53 करोड़ के। अब देखो कितना अलग पिक्चर लग रहा है, कहाँ 700 करोड़ का प्रॉफिट और कहाँ 50 करोड़ का लॉस, और पी रेशियो टर्न नेगेटिव फ्रॉम जस्ट 20 का जो इतना अच्छा दिख रहा था, राइट। तो जो लाइक आपने एक्सेप्शनल गेन कहा, तो हाँ, कंपनी जैसे मैंने आपको कहा ईपीसी है, मतलब बनाती भी है और इवन दे आल्सो ये दूसरों के लिए भी बनाती है चीजें, नहीं जैसे कोई भी पावर प्लांट हो गया, ऐसा नहीं है? नहीं, देखो ईपीसी मीन्स वो क्या करते हैं, देखो ईपीसी का मतलब क्या होता है ना कि बहुत से बार क्या होता है कि कंपनीज दे जस्ट डू द ऑपरेशनल एक्टिविटी, यानी जो ये देखो ये सब प्लांट्स जो रहते हैं ना, इसके सोलर प्लांट्स बोले या जो भी सोलर पार्क्स रहते हैं, इनके बड़े बड़े फार्म्स रहते हैं, ठीक है, जहाँ ये सोलर पैनल्स को वहां पे वो करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। सो ये जो इंस्टॉलेशन का वर्क है, ये इंस्टॉलेशन का वर्क भी यही लोग करते हैं, इसलिए इनका ईपीसी सेगमेंट है जो ये सब इंस्टॉलेशन का वर्क करता है। नहीं तो बहुत सी बार कंपनीज ईपीसी दे आउटसोर्स कर देते हैं टू सम अदर कंपनी जो उनके लिए ये सब इंस्टॉलेशन करके देती है। उल्टा मैनेजमेंट ने अपने कमेंट्री में क्लियरली बोला था कि हम ये ईपीसी वाला किसी और को नहीं करके देते, क्योंकि उसमें हमारा स्पेशलाइजेशन है, जिसकी वजह से जो हमारा एफिशिएंसी वगैरह वो ज्यादा है, ठीक है। तो दैट इज द मेन रीजन कि वो दूसरों के लिए ईपीसी नहीं करते हैं, वो खुद के लिए करते हैं। ईपीसी का मतलब वही होता है कि वो खुद ही प्रोक्योर करते हैं, मैन्युफैक्चर सोलर मॉड्यूल्स खुद नहीं करते हैं, ठीक है, वो प्रोक्योर करते हैं दूसरे कंपनी से और खुद ही पूरा वो कंस्ट्रक्शन जो भी साइट है वो सेटअप वगैरह करते हैं और इंस्टॉल करते हैं पैनल्स को, वो है उनका ईपीसी सेगमेंट, ठीक है। तो वो किसी और के लिए ये बिजनेस नहीं करते हैं। तो ये जो गेन है 750 करोड़ का, ये कोई ईपीसी बिजनेस का भी गेन नहीं है, दिस इज उनका ईपीसी वो ऑपरेशनल कैपेसिटी था, वो ऑलरेडी जैसे अभी 1600 मेगावाट्स है जिससे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है और वो आगे गवर्नमेंट को सेल कर रहे हैं। सो पीपीए इज नथिंग बट पावर परचेस एग्रीमेंट। तो व्हाट यू डू इज पावर परचेस एग्रीमेंट में एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज, जो मोस्टली एक कंपनी एक सोलर जो भी है पावर प्रोड्यूसर रहेगी और सेकंड विल बी और इट कैन बी सम सर्टेन कंपनी और गवर्नमेंट रहेगी। तो वो एक लॉन्ग टर्म का समझो 10 ईयर्स और 20 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आई थिंक 20 ईयर्स का कुछ रहता है, जिसमें वो एक प्राइस फिक्स कर देते हैं कि लेट्स से 3 रुपीज पर यूनिट हम पे करेंगे आपको फॉर द पावर जो भी आप हमको सेल करोगे, ठीक है। तो वो होता है पावर परचेस एग्रीमेंट। तो इनका वो ऑलरेडी ऑपरेशनल था, पीपीए वगैरह सब था, वो ऑपरेशनल था, तो उन्होंने वो अपना कैपेसिटी किसी और पार्टी को सेल कर दिया था, तो उससे उनको 750 करोड़ का अमाउंट मिला था, ठीक है। तो अब अगर आप वो रिमूव कर दोगे, मैं इधर आरएचपी लगा दूं क्या बेटर, मैं सोलर का, हाँ मैं जब तक ये बोलता हूँ ये खुलेगा। हाँ, तो ये था कि वो 750 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन था, जिसकी वजह से हमको लग रहा था कि कंपनी का पी रेशियो कितना कम है, और ऐसा भी लग रहा था कि कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। बट अगर आप देखोगे वो -53 करोड़ ही था, तो कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा उसमें वो भी नहीं था फ्लक्चुएशन, और जो पिक्चर दिख रही थी ओरिजिनल में वो पिक्चर थी भी नहीं। इसमें फाइंड नहीं कर सकते क्या, मैं इधर पहले फाइंड कर देता हूँ। एक्सेप्शनल आइटम्स होगा आई थिंक, एक बैक, वन सेकेंड। हाँ, और चलो मैं Q1 का भी बता देता हूँ तब तक। जो Q1 का भी अगर आप पैड देखोगे तो Q1 का पैड क्या दिख रहा है, 1.5 करोड़ से, ठीक है, वो भी लग रहा है कि कितना कम है। बट जबकि अगर उसमें भी देखोगे तो Q1 में भी देर इज अ वन टाइम टैक्स एक्सपेंस जो उन्होंने इंकर किया है, जिसकी वजह से उनका पैड इतना कम दिख रहा है। अगर आप पीबीटी लेवल पे जाओगे तो पीबीटी इज अराउंड 50 करोड़, ठीक है, बट उनका लगभग उतना ही टैक्स एक्सपेंस है उस क्वार्टर का, जबकि 100% टैक्स एक्सपेंस नॉर्मल केसेस में नहीं रहेगा, उनका कुछ वन टाइम एक्सपेंस है वो। हाँ ये देखो आ गए अपन इस पे, कुछ क्लीन करता हूँ। अरे यार कहाँ चल गई, अरे यार जूम नहीं होगा क्या, विजिबल है क्या स्क्रीन, ये जूम नहीं हो रहा है। विजिबल तो लाइक सबके लिए नहीं होगा, बट दे कैन लाइक जूम इट ऑन देयर स्क्रीन, ऑप्शन। ट्राई जूमिंग इन योर स्क्रीन इफ इट इज विजिबल। तो अगर यहाँ हाँ जूम हो रहा है, देखो अपने स्क्रीन पे जूम कर दो, तो
देखो फिजिकल ईयर 24 का मैं बात कर रहा हूँ, तो फिजिकल ईयर 24 में देखो 697 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, और यहाँ देखो 7486.91, ये इन मिलियन है, तो अराउंड 748.69 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम है। और यहाँ पे अगर नीचे पढ़ोगे तो एक्सेप्शनल आइटम का रीजन भी दिया हुआ है कि एक्सेप्शनल आइटम वाज ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ, यहाँ पे मेंशन है या तो नीचे मेंशन रहेगा कि इट वाज ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ ऑपरेशनल कैपेसिटी। ठीक है, हाँ इधर ये सिंस वी डाइवेस्टेड 369 मेगावाट ऑफ प्रोजेक्ट्स टू एन इन्वेस्टर। ठीक है, तो ये 750 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम उसकी वजह से है। अब सेम अगर जून 30 का अगर देखोगे क्वार्टर, तो यहाँ इनका पीबीडी था 50.25 करोड़, जबकि पैट आया उनका सिर्फ 1.39 करोड़ बिकॉज ऑफ टैक्स उनका आ गया 48.86 करोड़। तो ये भी ड्यू टू सर्टन वन टाइम टैक्स एक्सपेंस उनका पैट दिख रहा है इतना कम है। बट अगर मैं बोलूँ कि मेरे को अगर इसका ओरिजिनल पिक्चर जानना हो, ठीक है, कभी भी अगर कोई कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट जानना है, तो ये सब एक्सेप्शनल आइटम्स हटा देने चाहिए। तो अगर मैं जून 24 क्वार्टर की बात करूँ, तो एक तरह से लेट्स अज्यूम कि पीबीटी मेरा 50 करोड़ है, उतना ही लगभग समझो। लेट्स से अभी टैक्स अगर मैं इग्नोर कर दूं, तो टैक्स वैसे नॉर्मली रहता उनका 28-30% जो भी रहता। ठीक है, तो लेट्स से 50 करोड़ उनका प्रॉफिट है। अब इसमें अगर मैं डेप्रिसिएशन एड बैक करूँ, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का डिटेल नहीं है, बट इनका डेप्रिसिएशन भी अराउंड 50 का ही है। ठीक है, इनका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज ऑल्सो अराउंड 50 करोड़ का फॉर पर क्वार्टर। तो इनका एक तरह से 100 करोड़ पर क्वार्टर का क्या बोलते हैं अपना वो है कैश एक्रूवल से, एक तरह से। ठीक, कैश एक्रूवल समझता है ना कि कितना कैश जनरेट किया कंपनी ने। तो कैश एक्रूवल्स नॉर्मली देखो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को अभी फिलहाल इग्नोर करो, तो अगर वर्किंग कैपिटल चेंजेस को इग्नोर करूं मैं, तो क्या होगा, मेरा पैट प्लस मेरा नॉन कैश एक्सपेंसेस। सो मेरा पैट इज 50 करोड़, मेरा नॉन कैश एक्सपेंस विच इज डेप्रिसिएशन इज 50 करोड़। तो अब मेरा क्वार्टरली कैश एक्रूवल्स इज 100 करोड़। मैं अभी इंटरेस्ट को भी एड बैक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इंटरेस्ट का भी अच्छा खासा अमाउंट है, बट अभी का इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी इग्नोर करते हैं। तो 100 करोड़ का तो मेरा कैश एक्रूवल है। अब अगर मैं इसको एनालाइज करूं, तो मेरा होता है 400 करोड़ का, समझा, 400 करोड़ का एनालाइज कैश एक्रूवल हो जाएगा। हाँ, अभी मेरा वैल्यूएशन जो है ये कंपनी का, कंपनी केम एट अ वैल्यूएशन ऑफ 17,000 करोड़ अप्रोक्स। ठीक है, अब नाउ डिवाइड 17,000 बाय 400 करोड़, यू विल गेट ए ट्रू पिक्चर कि कंपनी क्या वैल्यूएशन पे आ रही है। ठीक है, तो कंपनी इज कमिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ 40 टाइम्स इट्स कैश एक्रूवल। मैं एबिडा भी नहीं बोल रहा हूँ, एबिडा का वैल्यूएशन और कम हो जाएगा। तो एक तरह से कैश एक्रूवल्स की बेसिस पे कंपनी का वैल्यूएशन इज जस्ट 40 टाइम्स। हम जो सोच रहे थे पहले कि 3,100 टाइम्स है, अगर मैं Q1 का रिजल्ट देख रहा था, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 24 का रिजल्ट देख रहा था, तो मेरे को दिख रहा था कि 26 का या 23 का जो भी है सिर्फ उतना सा पी है। बट बोथ वर मिसलीडिंग। ठीक है, तो एक्चुअल उसका अगर मैं एनुअलाइज करूं एक्सेप्शनल आइटम हटा के, तो उसका 400 करोड़ का कैश एक्रूवल आएगा। कंपनी का वैल्यूएशन है 17,000 करोड़, तो एक तरह से 40 टाइम्स का उसका कैश एक्रूवल मल्टीपल हो गया। अगर मैं इसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर दूंगा ना, तो इसका वैल्यूएशन अराउंड एबिटा पे आई थिंक अराउंड 20 से भी लोअर था जब मैंने इंटरेस्ट ऐड बैक किया था। तो एट एबिटा लेवल इट इज जस्ट 20 टाइम्स ऑफ एबिटा। अब कितना ज्यादा फाइन लग रहा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि कंपनी बहुत अच्छी है, ये है वो है, ठीक है, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, बट थिंग इज कि जो वैल्यू हम जिस नजरिए से देखते हैं कभी भी कंपनीज को, बट एक्चुअल में वो बहुत अलग होता है। अब 20 टाइम्स एबिटा लेवल पे कंपनी लुक्स लाइक डिसेंट वैल्यूएशन या नहीं, एज कम्पेयर टू 3,000 का मल्टीपल या 23 का मल्टीपल। उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं 23 का मल्टीपल बोल रहा था फाइनेंशियल ईयर 24 में, फाइनेंशियल ईयर 25 का बोल रहा था कि 3,000 का मल्टीपल है, एकदम से ऐसे बढ़ गया। और 23 में वापस लॉस में था, 22 में भी प्रॉफिट में था, वो भी पता नहीं कहाँ से आया। तो सेंस नहीं बन रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हमको लग रहा था बहुत वेरिएबल है, तो वेरिएबल था ड्यू टू सर्टन वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम्स। बट मैं जब अगर कंपनी को वैल्यू कर रहा हूँ, तो मैं ये एक्सेप्शनल आइटम्स को हटा के करूंगा। ठीक है, और ये एक्सेप्शनल आइटम्स ऐसे नहीं है कि कुछ लॉस हो गया है कंपनी को आड़ा देड़ा। ठीक है, अगर एक्सेप्शनल आइटम में ऐसा कुछ है, तो वो भी ध्यान देने की जरूरत है। ये यहाँ पे इन्होंने सेल किया था अपना ऑपरेशनल कैपेसिटी, जिसकी वजह से इतना प्रॉफिट हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि इतना कम वैल्यूएशन है कंपनी का। अगर कोई फाइनेंशियल ईयर 24 का अगर मैं बोलूँ ना कि अगर वो पी देख के वैल्यू करेगा कंपनी को, और उसने अगर गलती से अडानी ग्रीन से कंपेयर कर लिया, तो उसको तो लगेगा कि कंपनी 1/10 वैल्यूएशन पे आ रही है, लगेगा कि नहीं, क्योंकि अडानी ग्रीन का आई थिंक अराउंड 200 समथिंग का पी होगा, एग्जैक्ट नहीं पता, बट अराउंड वो वैल्यूएशन पे वो ट्रेड करता है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा होगा कि 1/10 वैल्यूएशन पे आ रहा है, बट एक्चुअल में स्टोरी वो नहीं है। ठीक है, तो हमको ऐसे कंपनीज जहां डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस हाई रहता है ना, तो आप पी रेशियो पे देखोगे तो आपको कंपनी का वैल्यूएशन हाई लगेगा। बट यू शुड ट्राई कि उसको आप वो चीजों पे वैल्यू करो जो उस बिजनेस के रिलेटेड है। तो अभी ये बिजनेस में ना आप एक तो एबिटा लेवल पे वैल्यू कर सकते हो,
ठीक है, मैंने एक कैश एक्रोल का कोई वैल्यूएशन होता नहीं है, बट मैंने ऐसी अलग से बोल दिया कि कैश एक्रोल के हिसाब से भी तुम अगर वैल्यू करते हो तो 40 टाइम्स का ही आता है। ठीक है, अगर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस को कंसीडर करता हूँ तो। अब दूसरा, आप इसको वैल्यू करोगे बेस्ड ऑन इट्स ऑपरेशनल कैपेसिटी। ठीक है, अब तुमने बोला कि इसका ऑपरेशनल कैपेसिटी है 1.6 गीगावाट समथिंग। ठीक है, बट जैसे तुमने भी बोला कि बिफोर फाइलिंग द आरएचपी या आफ्टर फाइलिंग जो भी है, द ऑपरेशनल कैपेसिटी इंक्रीज टू 3.6 गीगावाट, राइट? Yeah, the 2x of the current capacity. वही तो अभी मैं बोलूं कि 1.6 गीगावाट पे ही वो 400 करोड़ का कैश एक्रोल कर रहा था, तो अब 3.6 गीगावाट पे कितना करेगा? ऑलमोस्ट डबल। Yeah. हाँ, ऑलमोस्ट डबल। अब वो ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है फ्रॉम दिस क्वार्टर। ठीक है, तो इट मींस अभी आने वाले क्वार्टर्स में, यानी लेट से ये वाला क्वार्टर भी छोड़ दो, फ्रॉम Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 ऑनवर्ड्स उसका कैश एक्रोल डबल होने वाला है ऑलमोस्ट, है ना? Yes. 400 करोड़ का जो एनुअलाइज था वो 800 करोड़ हो जाएगा। अब अगर तुम वैल्यूएशन करोगे, अब देखो कितना कम लग रहा है वैल्यूएशन। ठीक है, देखो हमेशा पास देख के वैल्यू नहीं कर सकते, वो उसने ऑलरेडी ऑपरेशन कर दिया है जो इस ईयर से इफेक्ट में आ जाएगा Q4 से। इसका मतलब है कि ये ईयर में एक क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट आएगा, बट नेक्स्ट ईयर से तो फुली ऑपरेशनल है पूरा 3.6 गीगावाट, राइट? तो 3.6 गीगावाट पे तो वो 800 करोड़ का कैश एक्रोल करेगा। अब जब 800 करोड़ का कैश एक्रोल कर रहा है तो उस हिसाब से अगर वैल्यू करोगे तो कंपनी का वैल्यू आएगा सिर्फ 20 टाइम्स कैश एक्रोल, और फिर उसको एबिटा लेवल पे अगर लेके जाओगे तो और कम हो जाएगा एबिटा लेवल पे। वो एबिटा लेवल पे शायद 12-13 का ही कुछ वैल्यूएशन बचेगा उसका। अब कितना सेंसिबल वैल्यूएशन लग रहा है कंपनी का? ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है कंपनी। नहीं नहीं नहीं। तो यानी वो सेंस समझ रहे मैं बात क्या करना चाहता हूँ? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी में इन्वेस्ट कर देना बहुत ही अंडर वैल्यूड है, बट थिंग इज कि कंपनी को देखने का या किसी कंपनी को वैल्यू करने का देर आर वेरियस पर्सपेक्टिव्स, और ये छुपी हुई चीजें जो होती है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ढूंढना। और अभी मैं दूसरा फैक्टर बताता हूँ जिसके बेसिस पे तुम वैल्यू कर सकते हो, दैट इज ऑपरेशनल कैपेसिटी। तो जैसे तुमने बोला कि अडानी ग्रीन का ऑपरेशनल कैपेसिटी इज 11.2 गीगावाट्स, राइट? है ना, 11.2 गीगावाट्स का ऑपरेशनल कैपेसिटी है अडानी ग्रीन का। और अगर अडानी ग्रीन का मार्केट कैप देखोगे आज, तो वो होगा अराउंड आई थिंक सो 2.5 लाख करोड़। राइट राइट। ठीक है, अब 2.5 लाख करोड़ पे उसका 11 गीगावाट का ऑपरेशनल कैपेसिटी है, तो पर गीगावाट का ऑपरेशनल कैपेसिटी पे उसका कितना वैल्यूएशन बैठ रहा है? अराउंड 24,000 करोड़। ठीक है, हाँ 2.5 लाख करोड़ का टोटल वैल्यूएशन है, 11 गीगावाट का उसका ऑपरेशनल कैपेसिटी है 11.2, तो अराउंड 24,000 करोड़ पर गीगावाट का उसका वैल्यूएशन बैठता है। अगर अब मैं एक्मे सोलर पे आऊं, तो एक्मे सोलर का ऑपरेशनल कैपेसिटी इज 3.6 गीगावाट। तो अगर मैं अडानी ग्रीन का वैल्यूएशन उस पर लगाऊं, तो 24,000 इंटू 3.6 वो कितना आएगा? अराउंड 80,000 करोड़। बट कंपनी क्या वैल्यूएशन ला रही है? 17,000 करोड़। अब लग रहा है कितना कम है वैल्यूएशन? देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अडानी ग्रीन का वैल्यूएशन इस कंपनी को दे सकते हो, कभी नहीं दे सकते। ठीक है, बट एक कंपैरिजन होता है, क्योंकि अडानी ग्रीन बहुत टाइम से इस बिजनेस में है, और अडानी स्टॉक्स ऑलवेज पता नहीं उनको क्या है, वो बहुत ज्यादा ही पी पे ट्रेड करते हैं। तो ऐसा नहीं कि अडानी के स्टॉक्स का वैल्यूएशन हम दूसरे कंपनीज को दे सकते हैं, बट द थिंग इज कि यू कैन कंपेयर कि डिफरेंस कितना ज्यादा है। तो एक्मे सोलर का पर गीगावाट का जो वैल्यूएशन है वो है 4,000, अराउंड 5,000 करोड़ है, लेट्स से 5,000 से कम ही है थोड़ा, बट 5,000 है। और अडानी ग्रीन का है 24,000 करोड़, सो इट इज 4.8 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन एक्मे सोलर ऑन पर गीगावाट बेसिस कैपेसिटी पे, अगर मैं उसका वैल्यूएशन निकालूं। क्योंकि देखो दीज कंपनीज आर मोस्टली, यानी इनको तुम इनके बुक वैल्यू या इनके होल्डिंग्स जो एसेट वैल्यू है तुमको वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इनका मेजॉरिटी वैल्यू इनके एसेट्स में ही है। ठीक है, इन दे आर नॉट सेलिंग एनी गुड्स। ठीक है, उनका कोई गुड्स वगैरह नहीं है कि तुम सिर्फ रेवेन्यू देखो। हियर दे हैव एसेट्स, एंड एसेट्स आर लाइक टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के एसेट्स है। ठीक है, सो यू हैव टू कंसीडर दिस एसेट्स का वैल्यूएशन आल्सो व्हेन यू आर डूइंग कंपेयरिंग द वैल्यूएशन ऑफ दिस कंपनीज। तो ये हो जाता है। ठीक है, तो अब ये सेंस में अभी अगर मैं सिर्फ ये दो ही चीजें बोला ये कंपनी में, तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव कितना चेंज हो गया होगा ये कंपनी के बारे में? या कितना अलग लग रहा है?
तो ये कि हम जो है ना, हम हमेशा जाते हैं बस उसका पैड देख लेते हैं, उसका पी रेशियो देख लेते हैं, पी रेशियो कम लग रहा है इन्वेस्ट कर लेते हैं, पी रेशियो ज्यादा लग रहा है छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। और नॉर्मली अगर तुम कोई भी चित्तौड़गढ़ या कोई भी आईपीओ वाली वेबसाइट लोगे तो उन पे भी कोई इतना डिटेल वैल्यूएशन मेंशन, डिटेल एनालिसिस मेंशन नहीं रहता है। वहां पे ये सब बेसिक चीजें रहेगी, कितना प्रॉफिट था, Q1 का कितना प्रॉफिट है, पिछले साल कितना प्रॉफिट था, कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कंपनी का पी क्या बैठता है, वो इतना डाल के छोड़ देगा। वो एक्सेप्शनल आइटम उधर नहीं कंसिडर करने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको जाके अंदर देखना पड़ेगा कि क्या चीजें हुई है। सेम मैंने जब दूसरी कंपनी पे आ जाता हूँ, दूसरी कंपनी जो मैंने बोला था एनालाइज करने के लिए वो थी सेजिलिटी, ठीक है। जब टाइम मिले ना तो जो भी लोग हैं अभी इसमें कॉल में अवेलेबल, तो मेरे को लिंक्डइन पे एक बार चेक कर लेना, वरुण भाटिया सर्च करना। मेरी अराउंड 5-6 दिन पहले की पोस्ट है, मैंने डाली थी सेजिलिटी और एक्मे सोलर के ऊपर। मैंने उसमें यानी ऐसा डिटेल एनालिसिस वगैरह नहीं दिया कुछ आईपीओ के बारे में, बस मैंने यही चीज़ें हाईलाइट की थी कि ये चीज़ें मिस आउट मत करो, और जीएमपी वगैरह देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। कि मार्केट में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है तो मैं आईपीओ में लगा देता हूँ, नहीं चल रहा है तो नहीं लगाता हूँ, ठीक है। दीज आर नॉट द थिंग्स टू लाइक, अगर हाँ अगर तुम लिस्टिंग के पर्पज से लगा दो तो दैट्स ओके, बट इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो तुम लोगों को अंदर जाके ये चीजें डिटेल्स देखनी पड़ेगी कि कंपनी में क्या है, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, कंपनी का वैल्यू क्या है, ना कि जीएमपी। अब मैं सेजिलिटी पे आता हूँ, सेजिलिटी में भी सेम यही था। सेजिलिटी का फाइनेंशियल ईयर 24 का पैट रिपोर्टेड वाज 228 करोड़ ओनली, ठीक है। और आई थिंक 1 सेकंड में उसका भी वैल्यूएशन चेक कर लेता हूँ, वो कितने वैल्यूएशन पे आ रहा था। आई थिंक 16,000 करोड़ समथिंग ही था। The current valuation of Sagility is 15,000 crores. हाँ 14,000 करोड़ के आसपास उसका आईपीओ वैल्यूएशन था, ठीक है। हाँ। तो और कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया था ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 ऑफ 228 करोड़। तो अगर आप इस बेसिस पे कंपनी को वैल्यू करोगे तो कंपनी का पी रेशियो आ रहा था अराउंड 60 प्लस का। अब ये लग रहा था कि एक्सपेंसिव है, ठीक है, क्योंकि सेजिलिटी का मेन, पहले मैं एक बार ब्रीफ दे दूंगा बिजनेस क्या है, ठीक है, क्योंकि वो किसी ने कवर नहीं किया है। तो सेजिलिटी जो है ना वो हेल्थ केयर, जो भी ये सब रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, जैसे आपके हॉस्पिटल्स हो गए, आपके इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, तो ये जो भी हेल्थ क्लेम्स होते हैं या इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं ना, ये पूरा जो इसका रिकॉर्ड रखना, सब ट्रैक करना, ये सब का यानी सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक तरह से प्रोवाइड करती है टू दिस कंपनीज, जो ये सब चीजें ट्रैक करती है और रिकॉर्ड करती है, ठीक है। इनके कस्टमर्स मोस्टली जो रहेंगे इंश्योरेंस कंपनीज रहेंगे। और इसका बिजनेस पूरा 100% आज के डेट में यूएसए में, अमेरिका में, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि ऐसे सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, और इसके कुछ लिस्टेड पीयर्स भी है, नॉट एग्जैक्टली इन द सेम इंडस्ट्री बट सेम टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल, तो उनकी पी रेशियोज भी अराउंड किसी का 40 था, किसी का 50 था। बट इसका फाइनेंशियल ईयर 24 का पैट देख के लग रहा था कि इसका वैल्यूएशन है 60 टाइम्स पी, ठीक है। सेम इसने Q1 में रिपोर्ट किया सिर्फ 22 करोड़ का प्रॉफिट। अब मैं अगर इसको एनालाइज करूं तो ये होगा सिर्फ 88 करोड़ का प्रॉफिट, सोच रहे हो। अब 88 करोड़ पे अगर मैं वैल्यूएशन निकालूंगा ना कि 22 करोड़ लेट से एक क्वार्टर का है, तो एनालाइज कितना हो जाएगा 88, उस पे आता मेरा 160 का पी रेशियो। कितना मिसलीडिंग है अभी भी, ठीक है। जबकि मैं अगर बताऊं ना, कंपनी का एक्चुअल पी रेशियो पता है कितना है, अराउंड जस्ट 24। क्यों? इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स थे। तो क्या हुआ था, इन्होंने कोई तो भी 2-3 कंपनीज को एक्वायर किया था। तो अब अगर तुमको पता होगा कि जब कोई कंपनीज को एक्वायर करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन जो पे होते हैं, ठीक है। यानी जरूरी नहीं हर एक में हो, बट हो सकता है कि 2 टाइप के कंसिडरेशन हो। एक होता है फिक्स कंसिडरेशन, जो मैं समझो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज को फॉर एग्जाम्पल मैं खरीद रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा रिलायंस को मैं चल 1 लाख करोड़ तेरे को दे दिया फोर फ्रंट, आई एम गिविंग यू एट द स्टार्ट, बट मैं तेरे को एडिशनल 10,000 करोड़ दूंगा अगर तेरी कंपनी जो है लेट्स से 25% रेवेन्यू इंक्रीज करेगी नेक्स्ट ईयर में। तो एक कंटिंजेंट या वेरिएबल कंसिडरेशन रहता है जो सेकंड पार्ट रहता है कंसिडरेशन में, ठीक है, कि अगर इफ द कंपनी मीट्स सर्टेन टारगेट्स देन ओनली वी विल पे यू द एडिशनल कंसिडरेशन, ठीक है। तो एक जो होता है फिक्स्ड होता है और एक होता है ये कंटिंजेंट और वेरिएबल कंसिडरेशन। तो क्या था, ये कंपनी ने भी 2 कंपनीज को कुछ एक्वायर किया था, आउटसाइड फॉरेन कंपनी थे, तो उनके कंसिडरेशन में ऐसा ही था कि उनको एक फिक्स कंसिडरेशन तो कंपनी ने पे कर दिया था, उसके बाद एक वेरिएबल नहीं कंटिंजेंट कंसिडरेशन था कि अगर वो कंपनी सर्टेन टारगेट्स मीट करेगी तो हम उतना सर्टेन अमाउंट तुमको और पे करेंगे,
ठीक है, एज एन इन्वेस्टमेंट, एज अ वैल्यू ऑफ योर कंपनी। तो अब क्या हुआ कि देखो, अगर तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे तो तुमको प्रोविजन बनाते रहना पड़ता है कि तुमको कितना पे करना है। तुम खुद का एनालिसिस करते हो कि हाँ, ये कंपनी टारगेट मीट करने वाली है, तो मेरे को उस हिसाब से हर साल प्रोविजन बनाते जाना पड़ेगा कि मेरे को इतना इन्वेस्टमेंट है। तो अब क्या है, ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये कंटिजेंट था, तो इन्होंने ना इसको एज अ इन्वेस्टमेंट न ट्रीट करके इसको क्या बोलते हैं हम, बिजनेस कॉम्बिनेशन, पोस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन एक्सपेंस कंसीडर किया कि वो उसको एक्वायर करने के बाद का ये पोस्ट मर्जर एक्सपेंस है एक तरह से, ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन एक्सपेंस। तो उन्होंने इसका जो पूरा अमाउंट था ना इन्वेस्टमेंट का, इसका हिट पीएनएल में डाला। नहीं तो नॉर्मली हिट कहाँ जाता है, ठीक है, अगर आप कोई कंपनी को एक्वायर करोगे तो उसका हिट कहाँ जाएगा, उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। हाँ, यानी उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा एज इन्वेस्टमेंट, है ना। आप अगर कोई कंपनी को एक्वायर कर लोगे तो आपका सब्सिडरी बन जाएगा और आपके सब्सिडरीज में दिखेगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज करके दिखेगा बैलेंस शीट में। कोई भी बैलेंस शीट वेदांता है किसी भी खोल के देखना जो जिसके बहुत सारे सब्सिडरीज हो, तो उसमें देखना कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज दिखेगा। तो अगर आप कोई भी कंपनी को एक्वायर करते हो ना, तो उसका जो वैल्यू आपके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। बट यहाँ पे क्या था, एक कंटिजेंट कंसिडरेशन था, जिसके वजह से वो जो जितना पार्ट कंटिजेंट कंसिडरेशन था ना, उसका हिट, उसका जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, उसका हिट जो है पीएनएल में गया। बट एक्चुअल में वो एक्सपेंस है क्या, ठीक है। अगर कंपनी ने पहले ही ज्यादा वैल्यू दे दिया होता तो इसमें चले जाता बैलेंस शीट में पूरा का पूरा, है ना। मैं पहले ही बोल देता कि मैं 1,10,000 करोड़ अगर पे करूंगा कंपनी ते को, तो पूरा मेरा इसमें चले जाता बैलेंस शीट में एज एन इन्वेस्टमेंट। बट मैंने उसको बोला कि 1,00,000 मैं दे रहा हूँ और अगर सर्टेन टारगेट्स अचीव किया तो 10,000 और दे दूंगा। तो सर्टेन टारगेट्स और दूंगा, वो एक कंटिजेंट कंसिडरेशन है कि अगर कंपनी ने टारगेट मीट किया तो ही मैं दूंगा। तो इसलिए कंपनी ने उसका जो हिट है वो पीएनएल में लिया और वो हर साल उतना प्रोविजन बना रहा है। ऐसा नहीं होता कि नेक्स्ट ईयर इतना कर लिया, हो सकता है 3 ईयर 4 ईयर बाद का टारगेट होता है कि अगर 3 ईयर्स में डबल हो गया तो हम 10,000 और पे कर देंगे। तो अब वो क्या करता है कंपनी, हर साल 10,000 बाई एडिशनल पे करना है तो 3,000 का प्रोविजन बना रहा है, समझा? और इसका हिट जा रहा है पीएनएल में। तो अब ये एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है, तो ये तुमको एड बैक करना पड़ेगा, राइट। ठीक है। तो अब जब ये तुम एड बैक करोगे तो तुम्हारा 228 करोड़ का जो फाइनेंशियल ईयर 24 का प्रॉफिट है वो बन जाएगा 585 करोड़ का प्रॉफिट। अब देखो कितना पिक्चर अलग दिखेगा, 585 करोड़ पे तुम्हारा पी हो जाएगा सिर्फ 24 का, कहाँ 61 का दिख रहा था, अब कहाँ 24 पे आ गया। सेम अगर मैं बोलूँ Q1 का जो प्रॉफिट दिख रहा है वो 22 करोड़ का है, बट अगर मैं उसमें वो एड बैक कर दूं, ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था उसका पैड हो जाता है अराउंड 145 करोड़। अब मैं अगर इसको एनालाइज करूं तो ये भी अराउंड आएगा कितना, और 580 करोड़ के आसपास ही आएगा, 145 इंटू 4, हाँ लगभग 580 करोड़ ही आएगा, ठीक है। तो अब कितना डिफरेंट पिक्चर पोर्ट्रे होता है अगर तुम ये सब चीजों को अगर इग्नोर कर दो, तो तुमको लगेगा कंपनी कितना ओवर वैल्यूड है यार, 160 का पी ला रहा है, एक्चुअल कितना है 24 का पी है, ठीक है। तो मेन आरएचपीज पढ़ने का यही इंपॉर्टेंस होता है कि आरएचपीज में ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मेंशन रहती है जो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। अभी देखो यहाँ क्लियरली लिखा है कि वी इंकर्ड अ लॉस ऑफ 31.74 million in fiscal 23 during fiscal 22 while our loss before exceptional item was 2271 million. However, we generated profit of 620 million primarily on account of exceptional items. That is divestment of 510 megawatt project to investors, and such exceptional items amount to 3,295 million in fiscal 22. देखा 22 में भी उनका एक्सेप्शनल आइटम है, वो देखोगे वहाँ फिजिकल 22 में, फिजिकल 23 में छोटा सा अमाउंट है और फिजिकल 24 में भी है एक्सेप्शनल आइटम। उन्होंने फिजिकल 22 में भी एक ऑपरेशनल कैपेसिटी भेजा है, फिजिकल 24 में भी एक ऑपरेशनल कैपेसिटी भेजा है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट्स दिख रहा था, जबकि कंपनी एक्चुअली पैट पॉजिटिव थी, पैट लॉस में थी, बट वो पोर्ट्रे ऐसा रहा था कि प्रॉफिटेबल है। सेम सेजिलिटी में भी क्या केस था, सेजिलिटी में उल्टा, सेजिलिटी में भी प्रॉफिट्स कम दिख रहे थे, उधर उल्टा केस था, वहां प्रॉफिट्स कम दिख रहे थे जबकि एक्चुअल में ज्यादा थे, ठीक है। तो ये जो एडजस्टमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर तुमको कोई भी कंपनी को वैल्यू करना है। देखो दिस इज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, बट लेट्स से यू आर एन ऑडिटर, ठीक है। अगर आप एक कंपनी के ऑडिटर हो, आपको अगर यही नहीं पता है कि एक्सेप्शनल आइटम्स वगैरह क्या है कंपनी में, तो कैसे तुम एक उस पर दे सकोगे। तुम तो हो सकता है गोइंग कंसर्न का उस पर ये डाल दो कि कंपनी ने एकदम से इस साल में लॉस कर दिया,
ठीक है, बट हो सकता है कुछ एक वन टाइम एक्सपेंस है या वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम है जिसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है, और कंपनी पूरे रेशियोज बिगड़ जाएंगे, फाइनेंशियल रेशियोज। तो तुम जब फाइनेंशियल रेशियोज निकाल रहे हो तो तुम वहां पे एक एस्टेरिस्क दे के दे सकते हो कि वी हैव इग्नोर्ड द एक्सेप्शनल आइटम इन दिस एंड देन कैलकुलेटेड द फाइनेंशियल रेशियोज। नहीं तो कोई देखेगा अगर फाइनेंशियल ईयर 23 में इतने अच्छे वो रेशियोज है और 24 में आके एकदम खराब हो गए, कितना वो लगेगा वियर्ड। जबकि कंपनी में कुछ खराब नहीं है, कंपनी सब अच्छी चल रही है, सिर्फ एक आधा कुछ वन टाइम आइटम या एक्सेप्शनल आइटम आ गया। अब एक मैं जनरल एक ऑडिट के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट्स से तुमको अगर एक एनालाइज करना है कि लेट्स से महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा जितना सेल्स दिखा रहा है सच में उतना सेल्स है कि नहीं, तो तुमको कैसे पता चल सकता है? जैसे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स उस क्वार्टर में या उस ईयर में सोल्ड हुई है, उसमें से उसका जो मार्केट शेयर है, तो एक मोटा मोटा एक फिगर आ सकता है। जैसे मान लो 1 लाख गाड़ियां सेल हुई है और 10,000 गाड़ियां 10% 12% महिंद्रा का शेयर है उस मार्केट में, तो मान लो मोटा मोटा 12,000 गाड़ियां उसने बेची होगी, तो उससे एक तो लगा सकते हैं आइडिया। ओके, तो ये डेटा कहाँ से लाओगे? ये रिटर्न एक अवेलेबल होता है ना नॉर्मली कि इस क्वार्टर में इतनी गाड़ियां बिकी है, कि लग्जरी सेगमेंट में इतनी, एसयूवी में इतनी, ईवीज में इतना, इसमें इतना। इट्स अ पब्लिक डेटा ना। हाँ, ये पब्लिक डेटा है। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा है वो अथॉरिटी का याद, फियाम या कुछ करके होता है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। वो क्वार्टरली नहीं, हर मंथली अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है कि इस मंथ में कितनी कितनी गाड़ियां सेल हुई है, ठीक है। हाँ। बट वो जो रिपोर्ट देखो, देर आर दो अथॉरिटीज, वन इज, मेरे को उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, एक होती है जो ये सेल्स नंबर दिखाती है कि कंपनी ने कितना सेल किया है टू योर डीलर्स, और एक है फाडा करके एजेंसी, FADA, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन करके कुछ है। वो रिपोर्ट देती है कि रिटेल सेल्स कितना हुआ है, डीलर्स के पास से कितना सेल हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, कि कंपनी ने कितना सेल किया है और एक्चुअल में गाड़ियां कितनी बिकी है मार्केट में। ये दो अलग अलग रिपोर्ट्स आती है, दोनों अथॉरिटीज अपने अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। तो अभी जैसे रिसेंटली न्यूज था कि कंपनीज के सेल्स तो दिख रहे थे अच्छे हैं, बट डीलर्स के पास स्टॉक बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से लास्ट क्वार्टर में अगर तुम कहीं भी न्यूज पढ़ोगे अक्टूबर सितंबर मंथ में, हर 4 व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल कंपनी ने बहुत सारे डिस्काउंट्स ऑफर किए थे टू लिक्विडेट द स्टॉक, ठीक है। अराउंड 50,000 1 लाख के डिस्काउंट्स ऑफर किए थे गाड़ी सेल करने के लिए। तो तुमको दोनों रिपोर्ट्स देखना पड़ेगा, जिससे तुमको पता चलेगा कि कंपनी का सेल्स, कंपनी तो कितना डीलर्स को दे रही है, कंपनी हो सकता है जबरदस्ती डीलर को पकड़ाते जा रही है, बट मार्केट में एक्चुअल सेल्स है ही नहीं। तो एक टाइम आएगा कि डीलर खरीदना बंद कर देगा, कब तक खरीदेगा वो, कितना स्टॉक रख पाएगा ना अपने पास, ठीक है। तो एक टाइम आएगा कि वो बंद कर देगा खरीदना, तो उसमें तुमको ट्रू पिक्चर नहीं पता चलेगा जो कि कंपनी कितना सेल कर रही है, तुमको ट्रू पिक्चर उससे पता चलेगा कि रिटेल कितना सेल हो रहा है। और अब एक और पर्सपेक्टिव है कि ठीक है, ये तो हो गया कि गाड़ियां कितनी सेल हो रही है, बट लेट्स से मैं ऑडिट कर रहा होता, ठीक है, तो एक और चीज है जिससे, यानी जैसे मैं ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं भी ऑडिट में था, तो मैं एक है ना एलॉय व्हील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट करता था, ठीक है। वो बहुत सारे, यानी ये जो कार मैन्युफैक्चरर्स है उनको ये व्हील्स सप्लाई करते थे, ठीक है। जो एलॉय व्हील्स होते हैं ना, यानी मेटल वाला जो पोर्शन होता है, नॉट टायर्स, ठीक है, जो व्हील होता है एलॉय व्हील सप्लाई करते हैं। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि मैं उस कंपनी से पता कर सकता हूँ कि ये कंपनी की कितनी गाड़ियां बिक्री होगी? हाँ, कैसे? जैसे मान लो अलॉय व्हीकल, जैसे मान लो साल में 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करती है ऑफ व्हील्स, अब मान लो 30% वो महिंद्रा को सप्लाई करती है, बहुत एस्टिमेटेड फिगर है वैसे, तो 30% मान लो महिंद्रा को सप्लाई करती है, तो मान लो उसने 30,000 व्हील्स महिंद्रा को सप्लाई किए। अब एक गाड़ी में कितने व्हील्स होते हैं? 4 व्हील्स होते हैं, तो 4 अलॉय व्हील्स, एक स्पेयर भी, लेट्स लाइक लीव स्पेयर, तो मान लो 4 व्हील्स होते हैं, तो 30,000 व्हील इसने बेचे हैं, तो 7,500 गाड़ियों का फिगर आता है कुछ एस्टिमेटेड। यस। सो देखो, हम भी ये करते थे, हम जब वो कंपनी को ऑडिट करते थे ना, तो हम क्या करते थे, हम निकालते थे ये फाडा का रिपोर्ट, या फाडा का नहीं, हम निकालते थे वो दूसरे इंडस्ट्री जो कंपनी ने कितना सेल किया है उसका डेटा देता था, क्योंकि हमको हम जिस व्हील कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, तो हमको तो वो पता करना है कि कंपनी ने कितना सेल किया है, हमको रिटेल में कितना सेल हुआ है उससे मतलब नहीं रहता था, क्योंकि कंपनी ने जितना सेल किया है उतना ही प्रोड्यूस किया होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, और कंपनी ने जितना प्रोड्यूस किया होगा उतनी व्हील्स हमने सप्लाई किए होंगे। तो हम क्या करते थे, हम निकालते थे, और ऐसा नहीं कि टोटल कंपनी की कितनी गाड़ी सेल हो रही है,
हर कंपनी का मॉडल वाइज, लेट से महिंद्रा के 5 मॉडल है, तो 5 मॉडल में से हर एक गाड़ी का कितना हुआ है सेल, ठीक है, और उसका 100% क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास है, या हो सकता है 2-3 कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूटेड भी रहे कि थोड़ा ये भी सप्लाई करता है, थोड़ा वो भी सप्लाई करता है। लेट से 100% अगर हमारे पास है, तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा कि हाँ, वो कंपनी के 10,000 ये पर्टिकुलर मॉडल के 10,000 यूनिट सेल हुए, तो 10,000 इंटू 5 यानी 50,000 का सेल्स अगर मेरे को व्हील्स का दिख रहा है, इसका मतलब ये राइट है, सिंपल। ठीक है, ऑडिट ऐसे ही करेंगे ना, यानी देखो ऑडिट बहुत डिटेल होता है, बट मैं एक ब्रीफ बता रहा हूँ। अगर तुमको एकदम से किसी कंपनी में कुछ फ्रॉड पकड़ना है, कुछ पकड़ रहा है कि कुछ गलत हो रहा है या सही है, तो इससे तुमको एकदम एक झटके में समझ में आ सकता है कि कंपनी रेवेन्यू सही दिखा रही है या गलत दिखा रही है। हाँ अगर कंपनी दिखा रही है 50,000 व्हील्स का सेल है, यानी राइट है, ठीक है, 10,000 गाड़ियां भी बिकी है, तो 50,000 व्हील्स का भी सेल्स होना चाहिए। सेम इनडायरेक्टली अगर तुमको कोई व्हील कंपनी का पता है कि व्हील कंपनी 50,000 यूनिट सेल कर रही है, इसका मतलब वो कंपनी ने कार कंपनी ने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए होंगे इस क्वार्टर में या इस मंथ में। ठीक है, तो जब तुम ऑडिट करते हो ना, तो ऑडिट इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स। तुम ऐसा नहीं कि सिर्फ बस देखो, हमने जो ऑडिट पढ़ा है थियरी में, वैसा ऑडिट नहीं होता है सिर्फ ये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जा रहे हैं कंपनी के पास, कंपनी को बोल रहे हैं इनवॉइस दिखाओ, इनवॉइस देख लिया, हाँ ठीक है, ये ऑडिट नहीं होता, इसको वाउचिंग बोलते हैं। ठीक है, वाउचिंग इज द लाइक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्किललेस जॉब। ठीक है, उसमें तुम्हारा कुछ दिमाग नहीं लगना है, तुमको सिर्फ वेरीफाई करना है। ठीक है भाई, ये महिंद्रा का इनवॉइस है, डेट सही है, अमाउंट सही है, कंपनी ने भी इतना ही अपने बुक्स में दिखाया है, और फिर समझो तुमने कंफर्मेशन भी बुला लिया कंपनी से, सब मैच हो रहा है, बट फिर भी हो सकता है कि कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही हो। वो तुमको पता चलेगा ये चीज़ों से, ये चीज़ें ज़्यादा कंफर्ट देती है। तुमको अगर पता है कंपनी ने इतनी गाड़ियां बेची है, तो इसका मतलब इतने व्हील्स प्रोड्यूस होने चाहिए। हो सकता है कंपनी कम दिखा रही हो, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार कंपनी ज़्यादा दिखाए, कंपनी हो सकता है कम रेवेन्यू दिखा रही हो। राइट। ठीक है, तो ये चीज़ें तुमको ज़्यादा उस पर वो देती है, क्या बोलते हैं, अश्योरेंस देती है कि हाँ हो सकता है मोस्टली कंपनी सही दिखा रही है। ऐसा नहीं है कि ये सही दिखा रही है तो मैं कुछ बाकी का ऑडिट नहीं करूंगा, आई विल परफॉर्म ऑल द ऑडिट प्रोसीजर्स, बट इसका टर्मिनोलॉजी मुझे याद नहीं आ रहा है, हम ऑडिट में क्या यूज़ करते थे, अपने बुक्स में भी है। तो ये जो होता है ना, इससे हमको बहुत अच्छा एक एनालिसिस मिलता है, और इसमें तुम अपना ब्रेन यूज़ करोगे कि अभी आगे जाके समझो कोई भी तुम में से ऑडिट में जाएगा, तो सिर्फ अगर तुम ऑडिट फॉर्म में जा रहे हो सकता है तुम्हारा सीनियर तुमको नहीं भी बोले ये सब चीज़ें करने के लिए, तुमको बोले बस वाउचिंग कर लो, वेरिफिकेशन कर लो, और जब तुम स्टार्टिंग में जाओगे ना, तो तुमको ये काम मिलेगा कि वाउचिंग वेरिफिकेशन कर लो। बट ये काम कोई भी कर सकता है, ये बीकॉम वाला बंदा भी कर लेगा वाउचिंग वेरिफिकेशन। ठीक है, तो सीए का काम ये वाउचिंग वेरिफिकेशन नहीं है, यानी वो भी करना होता है, इंपॉर्टेंट काम है, ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर सकते हैं। बट हम सीएज है, तो हमको है ना बियॉन्ड द नंबर्स भी देखना है, सिर्फ नंबर्स में नहीं देखना है। बियॉन्ड द नंबर्स कैसे देखोगे, ये चीज़ें देख के, जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो पढ़ते थे, तो सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं देखना है, क्वालिटेटिव चीज़ें से भी तुमको बहुत पता चलता है। ये मैंने एक कार कंपनी का एग्जांपल दिया, ऐसे कोई भी इंडस्ट्री ले लो, हर इंडस्ट्री से तुमको कुछ ना कुछ क्वालिटेटिव डेटा मिलेगा, जिससे तुम कंपेयर कर सकते हो कि कंपनी सही रिपोर्ट कर रही है कि नहीं। अब लेट से अगर मैं इसकी बात करूं, एक्मे सोलर की, ठीक है, तो एक्मे सोलर में क्या होगा, देखो तुम इसका कोई भी एक पीपीए खोल लो, लगभग आई थिंक सो 3 रुपए पर यूनिट बेच रहा होगा ये। अब इसका टोटल रेवेन्यू ले लो, टोटल रेवेन्यू लेट से कितना है अभी, फॉर द एंटायर ईयर बस 1500 करोड़। अब 1500 करोड़ को डिवाइड बाय 3 कर दो, इसका मतलब लगभग तुमने इतने यूनिट सेल करने चाहिए, राइट। अगर 3 रुपीज पर यूनिट है, तुम्हारा 1500 करोड़ का रेवेन्यू है, इसका मतलब तुम्हारे 1500 करोड़ डिवाइड बाय 3, इतने तुमने यूनिट सेल किए होंगे ऑलमोस्ट। ये राउंड फिगर नंबर्स आएंगे, एग्जैक्ट नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। अब तुम इसका ऑपरेशनल कैपेसिटी देखो, भाई इसका ऑपरेशनल कैपेसिटी था 1.6 गीगावाट। अब तुम एनालाइज करो कि 1.6 गीगावाट से इतना यूनिट्स प्रोड्यूस हो भी सकता है कि नहीं, मिल जाएगा एक रफ फिगर हाँ कि 1.6 गीगावाट से इतना प्रोड्यूस हो सकता था, कंपनी ने भी हाँ इतना रिपोर्ट किया है, यानी सही होगा। अगर कंपनी कुछ ज्यादा ही दिखा रही है या कंपनी कुछ कम ही दिखा रही है, देखो कम हो सकता है कि दिखाए कि उनकी एफिशिएंसी खराब है, हो सकता है एफिशिएंसी खराब है, या थोड़ा बहुत एफिशिएंसी ज्यादा भी हो सकता है, बट देखो इतना कम ज्यादा नहीं रहेगा कभी भी। और अगर है कुछ इतना कम ज्यादा, तो कंपनी ने उसने मेंशन किया ही होगा, अगर कुछ कम ज्यादा बहुत ज्यादा है उसका एफिशिएंसी। अब तुमने भी बोला कि इसका एफिशिएंसी तुमने बताया नंबर, तो वो एफिशिएंसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, तुमको एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा, यानी एग्जैक्ट नहीं ऑलमोस्ट बट सेम नंबर मिल जाएगा। तो ये क्वालिटेटिव चीजें होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एनालिसिस के लिए, एज अ ऑडिटर बोल दो, एज अ इन्वेस्टर बोल दो। मैं स्पेशली ऑडिट पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऑडिट में जाएंगे, ये सब ऑडिट करेंगे, और देखो अगर मिड साइज फर्म में जा रहे हो ना, कोई ये चीज़ों पे प्रेशराइज नहीं, ये चीज़ें पे एनालिसिस नहीं करता है। ठीक है,
यानी बड़े फॉर्म्स में होता है, बट मिड साइज फॉर्म्स ज्यादातर ये चीजें नहीं करती है, वो सिर्फ बस तुम्हारा वाउचिंग वेरिफिकेशन करेंगे, थोड़ा बहुत दूसरा एनालिसिस करेंगे, खत्म कर देंगे। बट उसमें ब्रेन कहाँ यूज कर रहे हो तुम? अगर तुमको ब्रेन यूज करना है ना, ये सब चीजें पे खुद से करना, नहीं भी बोले कोई तो खुद से करना। कोई भी कंपनी हो, ट्राई करना सोचने का कि क्या हो सकता है जिससे मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ। कुछ ना कुछ सोर्स हर एक कंपनी में मिलेगा जिससे तुम वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है।